नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के स्टूडेंटों के उनके भूगोल अर्थात ज्योग्राफी के पहले चैप्टर जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। तो इसमें बात करेंगे आखिर संसाधन कहते किसको हैं, संसाधन का उपयोग कैसे करना चाहिए, संसाधन का वर्गीकरण कैसे किया गया है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधनों का नियोजन और संरक्षण कैसे किया जाता है। तमाम जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो दोस्तों, ये हमारे वीडियो का पार्ट 1 है। इसी प्रकार से मैं सभी चैप्टर सभी विषय के पार्ट बाय पार्ट वीडियो अपलोड करते रहता हूं। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा एक सलाह मानिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक का अपलोड करूं तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप उस वीडियो को देख करके आप अपना नॉलेज जो है वो बढ़ा सकें। तो दोस्तों, ये ज्योग्राफी के पहले चैप्टर जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, उस पर बात करेंगे। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले बात करेंगे आखिर संसाधन कहते किसको है। इसका शॉर्ट एवं सटीक डिफिनेशन आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। संसाधन मानव जीवन के लिए उपयोगी सभी वस्तुएं संसाधन है, जैसे भूमि, जल, मृदा, खनिज, वनस्पति, वन्य जीव, जल जीव, मानवीय जीवन आदि ये संसाधन है। इसका और भी डिफिनेशन आप याद रख सकते हैं। संसार की वे सभी वस्तुएं जो मानव उपयोग में आते हैं संसाधन कहलाते हैं। तो छोटा सा आप याद रखेंगे, जो भी वस्तुएं हैं संसार में जो जिसे मानव के उपयोग में लाया जाता है वो संसाधन ही कहलाते हैं। इसका आप इस प्रकार से डिफिनीशन याद रख सकेंगे, एग्जाम्पल भी याद रख सकेंगे। अब आते हैं संसाधनों के प्रकार। तो देखिए, अलग अलग प्रकार संसाधन के होते हैं। जैसे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उसी प्रकार से उपयोगिता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं और स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे विकास के स्तर पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। अगला जो टॉपिक है, उपयोगिता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। तो अलग अलग तरीक़ा से आप लोगों को उनके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो याद रखना पड़ेगा। तो चलिए सभी का डिफिनीशन व संसाधनों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। जैव संसाधन जैव मंडल से प्राप्त संसाधन जिसमें सजीव का सभी लक्षण मौजूद हो जैव संसाधन कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैव मंडल से प्राप्त सभी संसाधन जिसमें सजीव अर्थात प्राण हो, ठीक है, प्राण हो तो वो जैव संसाधन ही कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन एवं अन्य प्राणी समुदाय। तो आप याद रखेंगे मनुष्य भी एक संसाधन है। कौन संसाधन है? तो जैव संसाधन है। तो जिंदा सभी वस्तुएं जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं जो जैव मंडल से प्राप्त होते हैं। इसके बाद अजैव संसाधन के बारे में बात करें तो निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है, जैसे चट्टानें, धातु एवं खनिज आदि। तो आप लोग अजैव संसाधन को तो ऐसे ही याद रख सकेंगे। अ मतलब नहीं, जैव मतलब जीवित, ठीक है। तो जो जीवित नहीं रहेगा वो अजैव संसाधन कहलाते हैं। इसके बाद यहाँ पे है उपयोगिता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन, तो देखिए नवीन तो इसे पुनः प्राप्त किया जा सके, एक बार उपयोग करने पर पुनः प्राप्त किया जा सके, वो नवीकरणीय संसाधन होते हैं। तो इसका डिफिनीशन, ऐसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किए जा सके तो नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, विद्युत, वन एवं वन्य प्राणी। इस प्रकार से नवीकरणीय संसाधन को याद रखेंगे कि एक बार उपयोग करने पर उसे पुनः प्राप्त किया जा सके, बार बार प्राप्त किया जा सके, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इसका उल्टा अनवीकरणीय संसाधन, तो अ मतलब नहीं, प्राप्त किया जा सके। तो देखिए अ मतलब होता है नहीं और नवीकरणीय मतलब प्राप्त किया जा सके। तो देखिए अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिसका विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है, जिसे पूरा करने में लाखों वर्ष लगते हैं और
एक बार प्रयोग होने के साथ ही वे समाप्त हो जाते हैं अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन, ये एक अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला, ये अनवीकरणीय संसाधन है। तो अनवीकरणीय मतलब क्या, एक बार उपयोग करने के बाद उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सके, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। आप लोग इसे याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद है स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला, व्यक्तिगत संसाधन, वैसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार में होता है, जिसके बदले वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं। जैसे भूखंड, घर व अन्य जायदाद, बाग बगीचा, तालाब इत्यादि। तो देखिए, व्यक्तिगत संसाधन आप ऐसे ही स्पष्ट कर सकते हैं कि हमारे माता पिता या भाई कोई ज़मीन या कोई गाड़ी खरीदे तो उस पर उसी व्यक्ति का अधिकार है, जो उसका ओनर होता है, खरीदार होता है, तो वो उसके बदले सरकार को टैक्स देते हैं। जी हाँ दोस्तों, रोड पर अगर गाड़ी चलाते हैं तो उसके बदले आप देखते होंगे कि इंश्योरेंस बनाते हैं, टैक्स बनाते हैं, टैक्स का पेपर लेते हैं, तो वो टैक्स भरते हैं सरकार को, ठीक है। उसी प्रकार से ज़मीन खरीदते हैं तो सालों साल आपको प्रत्येक साल ज़मीन का पर्चा बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो जो है सरकार को टैक्स भरते हैं और उसका वो खास जो वस्तुएं हैं वो खास है, जिस पर उसका खास अधिकार होता है। तो व्यक्तिगत संसाधन इसे ही कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सामुदायिक संसाधन होता है। तो ये समुदाय के लोगों के लिए, समुदाय के लोगों का अधिकार होता है वैसे संसाधन पर। जैसे सामुदायिक संसाधन में आपको ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है। जैसे शमशान, मंदिर या मस्जिद परिसर, सामुदायिक भवन, तालाब, गांव में चारण भूमि आदि। तो दोस्तों, सामुदायिक संसाधन आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि हम लोगों के गांव में शमशान घाट होता है, या जो शमशान घाट कब्रगाह भी होता है। तो शमशान घाट में किसी एक आदमी का लाश नहीं जाता है, समुदाय के अनेक लोगों का लाश जाता है। तो वो समुदाय के अनेक लोगों का अधिकार है कि उसमें जला सके, ठीक है। इसीलिए मंदिर मस्जिद में हम लोग जाते हैं तो किसी एक आदमी का खास मंदिर नहीं रहता है, वो समुदाय के लोगों का मंदिर रहता है जिसमें हम पूजा करने के लिए जाते हैं। उसी प्रकार से सामुदायिक भवन होता है, ठीक है। पंचायत भवन भी होता है। तालाब, तालाब में कोई एक व्यक्ति नहीं जाते हैं स्नान करने के लिए, समुदाय के लोग ही उस तालाब को अच्छा रखते हैं और तालाब में उसका अधिकार रहता है। गांव में जो चारण मैदान होता है, जिसे परती कहते हैं, जिसमें भैंस बकरी माल जाल चरते हैं, वो जो है वो गांव में चारण मैदान है, वो समुदाय के लोगों के अधिकार में रहते हैं और सामुदायिक जो संसाधन है वो उसे ही कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद है राष्ट्रीय संसाधन। देखिए, हम लोग अगर किसी भी राष्ट्र में रहते हैं तो राष्ट्र में जितने भी संसाधन होते हैं ना, करते हैं, वो राष्ट्रीय संसाधन ही है, उस पर सरकार का ही कानूनी तौर पे हक रहता है। जैसे यहाँ पे किसी देश के अंदर उपलब्ध सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है, देख सकते हैं, किसी देश के अंदर उपलब्ध सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाती हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को सागर तट या समुद्री तट से 200 किलोमीटर के आगे स्थित महासागरीय संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। समुद्री तट से 200 किलोमीटर तक जो है वो राष्ट्रीय संसाधन होता है और उसके आगे जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं, उस पर दूसरे देशों का अधिकार रहता है और सभी देश के लिए ये लागू है। इसके बाद है विकास के स्तर पर भी संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। पहले तो संभावित संसाधन। तो देखिए, संभावित संसाधन नाम से ही स्पष्ट है कि भविष्य में उपयोग में लाया जा सके, संभव हो। तो इसको कैसे याद रखेंगे, ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया हो। तो जैसे हिमालय क्षेत्रों का खनिज, राजस्थान व गुजरात के क्षेत्र का पवन और सौर ऊर्जा।
देखिए आप लोगों को संभावित संसाधन को ऐसे भी याद रख सकते हैं, संभव हो मतलब भविष्य में उपयोग इसका संभव हो। अभी तक हिमालयी क्षेत्रों के खनिज जो है वो नहीं उसका उपयोग किया गया, नहीं उस पे कोई भी तर्क वितर्क किया गया। उसी प्रकार से गुजरात और राजस्थान में आप लोगों को पता होगा काफ़ी गर्मी होती है, तो उसमें सौर ऊर्जा का बहुत ही प्रचुर मात्रा में उपलब्धता हो सकता है, पवन ऊर्जा का भी हो सकता है गुजरात में। इसीलिए इसका अभी तक कोई उपयोग नहीं किया गया है और इसे भविष्य में कर सकते हैं, संभव है। इसके बाद यहाँ पे है विकसित संसाधन। जी हाँ दोस्तों, विकसित संसाधन तो आपको पता हो गया कि अगर विकसित है तो ये क्या हो गया होगा कि सभी जगह इसकी जो मात्राएं हैं, उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो फैल चुकी होगी, इसीलिए ये विकसित हो चुका है। तो ऐसे संसाधन जिसका सर्वेक्षणोपरांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है। पूर्व में भी यह बताया जा चुका है कि संसाधनों का विकास और उसकी संभाव्यता पर निर्भर है। तो देखिए इसे आप कैसे याद रखेंगे, सर्वेक्षणोपरांत जो है ये उनके मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है, क्योंकि कोई भी संसाधन अगर दिखाई देता है तो उसका सर्वेक्षण ही किया जाता है और उनका मात्राएं कितना है, उसमें मौजूद वो संसाधन कितना है, उस पर वो निर्धारण करता है कि इसका उपयोग जो है वो सभी देश के लिए कैसे कितने कितने किया जाए, ताकि उसमें हानि भी ना हो, क्योंकि संसाधन का अत्यधिक उपयोग करने पर हानि भी हो सकता है, क्योंकि सभी देश के सभी क्षेत्र जो है सभी संसाधन से परिपूर्ण नहीं रहते हैं, इसीलिए उसका उपयोग पे भी लगाम लगा दिया जाता है। इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे है भंडार संसाधन। देखिए भंडार संसाधन नाम से ही स्पष्ट है कि उसे भंडारित करके रखा जाता होगा, इसीलिए भंडार संसाधन कहते हैं। जैसे यहाँ पे ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम है। उपयोग हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में इन्हें केवल भंडारित संसाधन के रूप में देखा जाता है, जैसे जल, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक। देखिए दोस्तों, भंडार संसाधन इसे कहते हैं जिसे भंडारित करके रखा जाता है, मतलब कैद करके रखा जाता है, क्योंकि हमारे वातावरण हमारे पर्यावरण में तो उपलब्ध रहते हैं, लेकिन उसे बिना भंडारित किए हुए नहीं रख सकते हैं। ठीक है, जैसे जल को अगर भंडारित नहीं करेंगे तो वो कहीं से कहीं चला जाएगा और ख़राब हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा जल्दी ही। उसी प्रकार से हाइड्रोजन हमारे वातावरण में होते हैं, ऑक्सीजन हमारे वातावरण में होते हैं, लेकिन उसे बिना भंडारित किए नहीं रख सकते हैं, तो इसीलिए इसे भंडारित संसाधन कहते हैं। इसके बाद चौथा है संचित कोष संसाधन। तो संचित कोष संसाधन इसे आपको ऐसे याद रखना है, जैसे ऐसे संसाधन भंडार संसाधन के ही अंश है, जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। इसका तत्काल उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है, यह भविष्य की पूंजी है। देखिए संचित कोष संसाधन को भविष्य की पूंजी भी कहा जाता है। तो मैं कैसे इसका बताऊंगा, तो सबसे पहले ये स्पष्ट कर दिया है कि ये भंडार संसाधन का ही अंश है। क्यों अंश है, तो देखिए भंडार संसाधन का अंश है। जल को हम अगर भंडारित करेंगे तो विद्युत जल उत्पन्न कर सकते हैं, होता है कि नहीं, विद्युत जल उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जल विद्युत, वर्तमान में जल विद्युत का जो उपयोग है वो बहुत ही सीमित मात्रा में किया जाता है और इसीलिए इसे जो है भविष्य में उपयोग में लाए जाने की बात कही गई है और भविष्य की पूंजी भी कही गई है। तो संचित कोष संसाधन जो है वो भंडारित संसाधन का ही अंश है। भंडारित वस्तुएं से ही संचित कोष संसाधन हो सकते हैं। और पांचवा जो है और अंतिम है, उपलब्धता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। तो देखिए उपलब्धता के आधार पर संसाधन के दो प्रकार है, जैसे प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन और मानवकृत संसाधन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए प्रकृतिक प्रदत्त संसाधन को किस प्रकार याद रखेंगे, मानव उपयोग के ऐसे संसाधन जो प्राकृतिक में पहले से ही मौजूद हो, इसमें मानव का कोई देन नहीं हो। जी हाँ दोस्तों, आप याद रखेंगे, इसमें मानव का कोई देन नहीं हो, जो प्राकृतिक में पहले से ही उपयुक्त हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन कहेंगे। जैसे
हवा तो मानव नहीं बना सकता है, न ही जल बना सकता है, न ही भूमि, न ही मृदा, उच्चावच इत्यादि जो है वो प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन है। इसके बाद मानवकृत संसाधन, मानव द्वारा निर्मित संसाधन, वैसे संसाधन जिसका निर्माण खुद मानव ही किया हो, जैसे भवन, सड़क, रेल लाइन, स्कूल, कॉलेज। तो इस प्रकार से जो संसाधन होते हैं वो मानवकृत संसाधन कहलाते हैं। तो दोस्तों आपको एक बार हम दोहरा देते हैं शॉर्ट में। संसाधन मानव जीवन के लिए उपयोगी सभी वस्तुएं संसाधन कहलाते हैं। संसाधन को 5 वर्गों में बांटा गया है, उत्पत्ति के आधार पर, उसके बाद उपयोगिता के आधार पर, उसके बाद स्वामित्व के आधार पर, उसके बाद जो है विकास के आधार पर, और उसके बाद जो है उपलब्धता के आधार पर। संसाधन के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उपयोगिता के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार होते हैं, नवीकरणीय और नवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। इसके बाद जो है अगला जो है यहाँ पे विकास के स्तर पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडारित संसाधन, संचित कोष संसाधन। उपलब्धता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन, मानवकृत संसाधन। इसके बाद जो है अगले वीडियो में बताएंगे संसाधन का नियोजन कैसे किया जाता है, संसाधन का संरक्षण कैसे किया जाता है, और उसके बाद जो है इस चैप्टर से जितने भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए। और इसका PDF फाइल मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, उसे आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा।